डॉक्टर राजन त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ की जहां तक बात हो रही है, जिस तरीके से मैंडेट आया, निश्चित तौर पे अभी एक बात सचिन भाई ने कहा कि भाई घाल-मेल नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा और पूरे 5 साल काम करना पड़ेगा। चुनाव पूर्व जो विश्लेषण हो रहे थे, तमाम सारे लोग जब छत्तीसगढ़ से जुड़ते थे, तो उन सबका ये मानना था कि बहुत काम किया है भूपेश बघेल की सरकार ने। लेकिन जिस धान और किसान की सियासत ने कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाया था, क्या वो धान और किसान की सियासत इस बार काम नहीं आ पाई उनके? और साथ ही साथ क्या छत्तीसगढ़ में और क्या ऐसे कारण आप देखते हैं जिनकी बदौलत जो है वो कांग्रेस जो है वो सत्ता से दूर चली गई, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से मैंडेट में आई? एक बात और मैं साथ में जोड़ना चाहता हूँ, साजा की सीट का जो परिणाम आया, जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, सांप्रदायिकरण की बात हो रही है, हालाँकि सचिन भाई कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का मुद्दा नहीं था। माना भी जा सकता है कि नहीं था, क्योंकि वहाँ पर भई जो बड़े फायर ब्रांड नेता उनके गृह मंत्री जो माने जाते थे, बड़ा हिंदुत्व को लेकर के बात करते थे, वो खुद अपना चुनाव हार गए। तो माना जा सकता है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्थितियाँ इससे कुछ भिन्न थीं। ये बात कहीं न कहीं साझा जो है, साझा की विधानसभा सीट का जो परिणाम है, वो साबित करता है। तो राजाराम सर, क्या वजहें आप देख रहे हैं इस तरीके के मैंडेट की? राय साहब नमस्कार। मैं तीनों राज्यों में कुछ कॉमन फैक्टर है जिसमें जैसे सचिन ने जी ने जो कहा वो कई बातों से मैं सहमत हूँ। कुछ कॉमन फैक्टर हैं कांग्रेस के बीच जो जहां सत्ता में रहती है वहां पे अहंकार वाली अगर बात करें तो राजस्थान में भी इसे देखने में आया है। ये बाकी संदीप भाई और बताएंगे। और जिस तरह से अशोक गहलोत ने वन वन मैन आर्मी की तरह वहां किया और सचिन और ये अंततः पब्लिक कोई मैसेज नहीं दे पाए, ये एक साथ है। और स्ट्रांगली जो मैसेज जाना था नहीं गया। तो ये कॉमन फैक्टर हैं जो छत्तीसगढ़ में भी हुए। कांग्रेस जहां किसानों की बात है कि यह यकीन करना मुश्किल है कि कोई किसान अपने धान को 3200 रुपए पे बेचने के बजाय 3100 में बेचना चाहेगा। और कर्जा माफी जहां 17 लाख किसान जुड़े थे, इस योजना से लाभान्वित थे, और वो इस बार कर्जा माफी से लेने से इनकार कर देंगे। तो आत्मचिंतन का विषय है कांग्रेस के लिए। कुछ चीजें जो मुझे समझ में आती हैं मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। पहले भी रखा था, आपको ख्याल होगा मैं कह रहा था कि भूपेन भूपेन भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया है, कर्ज माफी का काम किया, धान का बोनस देने का काम किया, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी एक योजना लेके आए, और जमीन में गुठान ने भी काफी काम किया। कुछ खामियों को छोड़ दीजिए, योजनाओं में रहती है, क्रियान्वयन में कई खामियां रहती हैं, लेकिन फिर भी कमोबेश पासिंग मार्क उन्हें न मिले ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैं कहता था भूपेश बघेल का नाम काम सारी चीजें बड़ी चर्चा होती है, लेकिन उनके जो प्रत्याशी है वो कोई चुनाव नहीं जीत रहे। अगर आपको ख्याल होगा मैं बार बार कहता था, इनके प्रत्याशी जो है, इनके जो वो जो है उनका अपने क्षेत्र में वह पकड़ वह प्रभाव नहीं रहा। सत्ता में आने के बाद वो जो निरंतरता अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहना, अपने क्षेत्रों में जाके काम करते रहना, वो नहीं दिखा। तीसरा, अति अति आत्मविश्वास में थे ये लोग। जिस तरह से मीडिया ने माहौल भी बना दिया था कि 70 पार या 80 पार की बात करते थे। फिर प्रचार प्रसार में कार्यकर्ताओं की सक्रियता की बात करूंगा। अंतिम 2 दिन, सचिन का कहना बिल्कुल सही है कि अंतिम 2 दिन में घोषणा पत्र ही पहली बार अंतिम 2 दिन पहले आया। जब 2 दिन पहले घोषणा पत्र आया तो जो इनकी मातृ वंदना योजना है, जिसे आप कहते हैं जो इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए लॉन्च की, उसके फार्म भरवाए उन्होंने। राय साहब, भाजपा के कार्यकर्ता हर गांव में पहुंच गए, हर वोटर तक गए और हर एक का फार्म भरवाया, दस्तखत कराया कि ये आपको 12,000 रुपए मिलेंगे और जीत के आएंगे तो और भी मिलेंगे। और उस योजना पे महिलाओं ने विश्वास किया। इसकी काट में भूपेश बघेल ने जब 2 दिन पहले घोषणा पत्र आया तो उन्होंने 15,000 कहा, घोषणा की, लेकिन वह मैसेज महिलाओं तक पहुंच ही नहीं पाया। यहां तक कि 3100 का 3200 जो रेट किया वो भी केवल चुनाव के 2 दिन पहले आया। 3100 का मैसेज हर किसान तक पहुंचा, लेकिन 3200 में इनके कार्यकर्ता नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि तो ऑलरेडी 70 पार पे बैठे थे, जीत ही रहे थे और ये मान रहे थे कि मीडिया पहुंचा देगा हर वर्कर तक। ये एक चीज दिखी। तीसरा चीज क्या है कि जो किसान संगठन है, भाजपा के साथ बहुत सारे अनुसंघीय संगठन है, आरएसएस के संगठन है,
उनकी किसान विंग है, भाजपा की अपने आप में एक किसान विंग है खुद की, मजदूर संघ के नाम से, और भाजपा युवा किसान मोर्चा एक अलग से है, कई उनके एक्टिव बड़े सक्रिय संगठन हैं, वो गांव-गांव तक पहुंच के अपनी योजनाओं को जो भी थी पहुंचाया। और कांग्रेस में किसान संगठन के नाम पे एक, समझ लीजिए, एक साइन बोर्ड ही होता है, जो कलफदार बढ़िया कपड़े पहन के आप समझ लीजिए कि मंत्रियों की तरह बिल्कुल बयानबाजी करेगा, और केवल 100 पीस होता है। वास्तव में किसानों तक न उसकी पहुंच होती है, न वो किसान होता है। ये परंपरा चली आ रही है। किसान कांग्रेस नाम की चीज इनके यहाँ मृत पड़ी हुई है, जबकि जब किसान के ही वोट आपको लेने हैं, केंद्र में किसान है, आपका घोषणा पत्र किसान पे केंद्रित है, तो निश्चित रूप से वो सक्रिय होना था। वो उधर पैरालाइज है, वो अंग इनका पैरालाइज था, और मैंने बार बार कहा इस बात को। लेकिन जब आप जीत रहे होते हैं, लगता है आप जीत के घोड़े पे सवार हैं, तो कोई आवाज आपके कान तक पहुंचती नहीं है। यहाँ ये भी था। अब मैं आपको बड़े खर्चे की बात कर रहा हूं, तो खर्चे में भाजपा कहीं भी कांग्रेस से 19 नहीं रही है। और एक चीज छत्तीसगढ़ में जो शराब नीति है, इसको देखिए, महिलाओं में गुस्सा था, और बार बार इस चीज को महिलाओं ने कई जगह आंदोलन के जरिए किया भी, इसको नजरअंदाज कर दिया गया। शराब सब राज्यों में बिक रहा है, लेकिन जिस अग्रेसिवली छत्तीसगढ़ राज्य ने शराब बेचा है, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के पास बाकी सारे काम दोयम थे, शराब बेचना पहले नंबर पे था। यह जो था, यह भी इनके निगेटिव उसमें गया है, जो मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, सत्ता की चाबी बस्तर से है, लोग कहते थे। 12 सीट में 12 सीट इनको पिछले बार बस्तर ने दिया था। इस बार जो 12 सीट की जो कुंजी होती है, वो जगदलपुर सीट होती है, इकलौती जनरल सीट है, उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे सिटिंग जो विधायक थे रेखचंद जैन, बड़ा सौम्य चेहरा, मेरे सहपाठी है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अच्छा गांव में उसने अच्छी मेहनत भी की थी। अचानक जो ठीक ठाक 25-30 हजार वोट से जीता हुआ कैंडिडेट है, उसको आप हटा देते हो, बोलते हो उसको सिटिंग है, इसको हम नहीं देंगे। और जो दूसरे को ले आते हो, अंतिम समय में उसको चयन करने में इतना टाइम लगाते हैं, वो नकारात्मकता पूरे 12 सीट में फैली है। और वहीं पे आपने बस नहीं किया, आपका जी। जो पीसीसी अध्यक्ष है, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, जो पूरे प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको आप वो सांसद भी थे, उनको आप बस्तर के उनकी सीट से विधायक लड़वा रहे हो, और उनको हरा दिया। वहां का जो जनपद अध्यक्ष है उसने हरा दिया इनको, क्योंकि जो सीटिंग बेंजाम था, राजबन बेंजाम जो विधायक थे, वो एक उनकी एक अच्छी छवि थी, ठीक ठाक वोट लेके जीते हुए थे, और उन्होंने अपनी तैयारी की थी 4-5 साल, और उन्हें आप काट के वहां का जो सांसद है उसको बिठा देते हैं। तो अब वो क्या है, एक तरफ तो बयान देते हैं कि मुझे तो मेरे क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं, मैं यूं ही जीत जाऊंगा, ये उनके बयान आते हैं। वास्तव में आपका पीसीसी अध्यक्ष है, तो उसका 90 सीट पे उपयोग करना चाहिए था आपको। तो अब रहा सवाल गुटबाजी का, तो कांग्रेस के हार के मूल में राय साहब गुटबाजी जो है प्रथम कारण होती है। यहां पर भी ये था कि ये मान के चल रहे थे कि इनको मैंडेट मिल रहा है, तो ये था कि एक को टीएफ बाबा जी लेके उड़ रहे हैं, तो दीपक बैठ दूसरे को लेके उड़ रहे हैं, तो भूपेश बघेल तीसरे को लेके उड़ रहे हैं। तो 3 पावर सेंटर तो सीधे दिख रहे थे। चौथा चरणदास महंत को भी लग रहा था कि भाई विधानसभा अध्यक्ष रहने से मैं जनता से कटते जा रहा हूं, मेरा भी दावा बनता है। वो भी बड़े सौम्य और बड़े खांटी नेता रहे हैं, और इस बार जीता भी उन्होंने। तो ये जो है 4 जो है पावर सेंटर बने, और अन्यथा टीएफ बाबा को 100 वोट से हारना नहीं पड़ता। टीएफ बाबा को कौन निपटा रहा है, ये आप समझिए। और सरगुजा से 20 सीट, मैंने बताया 12 सीट बस्तर की, उसमें केवल 4 मिली 8 चली गई। सरगुजा में इनका सफाया हो गया, एक दूसरे को निपटाने लगे। चरण सिंह, भगत सिंह, बड़े कद्दावर दिखता था, वो भी हार गए, टीएफ बाबा भी हार गए। ठीक है, अब अंतिम बात पे आता हूं मैं, जो महत्वपूर्ण बात है कि वहां पे आपने जिक्र भी किया था ईश्वर साहू का, और मैं कवर्धा का भी जिक्र करना चाहूंगा। कवर्धा में मोहम्मद अकबर पिछले बार लगभग 60,000 वोट से जीते थे, इस बार बुरी तरह से हारे हो। मतलब दोनों अंतर मिलाएं, लगभग 1 लाख लोग उनके अगेंस्ट चले गए। और ईश्वर साहू कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, कोई समाज सेवा का कुछ बैकग्राउंड नहीं, केवल एक था कि वोटर ध्रुवीकरण के लिए विक्टिम कार्ड वहां पे यूज हो रहा था, उस परिवार से थे वो। तो उन्होंने रविंद्र चौबे जैसे, मतलब जो कभी हारे नहीं राजा से, रविंद्र चौबे, और जिनका मतलब पीढ़ी पीढ़ी से वोटर से रिश्ता रहा, पूरा परिवार बड़ा पुराना है,
और बेहद लोकप्रिय व्यक्ति को हरा दिया जाता है। ये मेरा मानना है, एक प्रयोगशाला है जो गुजरात वाली प्रयोगशाला है, उसके ये दो प्रयोग जो हैं, कवर्धा से लगा हुआ है वो क्षेत्र, साझा भी ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जो दोनों प्रयोग हैं, ये बता रहे हैं कि 2024 में यह चुनाव भाजपा किस दिशा में ले जाने वाली है। ये दोनों प्रयोग उनके सफल रहे हैं, और चूंकि कवर्धा में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसमें जिसने झंडा पकड़ा था, उसी शख्स जी। को उन्होंने वहां कैंडिडेट बना दिया, और वो शख्स भारी वोट से जीते हैं वो। और तो ये जो चीजें मुझे समझ में आई, मोटी मोटी ये चीजें हैं जी। अब दोनों से चलते चलते एक सवाल मेरा कॉमन रहेगा। अब चुनाव तो खत्म हो गए, परिणाम भी आ गए, लेकिन अब मुख्यमंत्रियों को लेकर के क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ चर्चाएं रहेंगी? राजाराम सर, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अब मुख्यमंत्री को लेकर के? क्योंकि रमन सिंह को तो पहले से ही, चुनाव के पहले से पीछे किया गया था। हालांकि कल तो वो बड़े सक्रिय थे, मीडिया में लगातार बने हुए थे, देखे जा रहे थे। वही वही कंडीशन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की भी थी, भले ही उनको पार्टी ने चेहरा नहीं बनाया था, पर लगातार मीडिया के संपर्क में थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लगातार इंटरव्यूज का दौर चल रहा था। तो अब सीएम को लेकर के क्या कुछ स्थिति रहेगी राज्यों में? राजाराम सर, पहले आपसे शुरू करता हूँ, फिर सचिन भाई के पास आता हूँ। राय साहब, स्वाभाविक पसंद भाजपा में अगर प्रदेश के नेताओं के बीच बात करें तो सबसे स्वीकार्य चेहरा, सौम्य चेहरा रमन सिंह का है, और एक ऐसा चेहरा जिसमें मतलब 15 साल तक शासन किया, तो कोई बड़े विवाद, बहुत बड़ा विवाद परस्पर भाजपा में नहीं पैदा हुआ, सत्ता को लेकर संघर्ष पैदा नहीं हुआ, वो सबको शांत करके सबको साथ लेकर चलने में समर्थ रहे। बीच में जरूर एक घटनाक्रम हुआ कि जो कलेक्टरी छोड़ के जो राजनीति में कूदे थे मिस्टर क्या ओपी ओम प्रकाश जी, तो उनके साथ ही जरूर है कि अमित शाह आए और उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, और अगर इन्हें जिताओगे तो इन्हें हम बड़े आदमी बना देंगे। और कल खबर भी आई कि जैसे वो चुनाव जीते, भाई उन्हें कहा गया कि आप जैसे भाजपा जीती आप दिल्ली आ जाओ, जैसा कि कह रहे थे, समाचार आए। तो हालांकि मेरा मानना है कि बहुत आईएएस में भी बहुत सीनियर कैडर के नहीं है, तो इस प्रकार उम्मीद की जाती है कि अगर वो सीएम बनते हैं तो हालांकि आईएएस होने का उनको फायदा भी मिलेगा, लेकिन बहुत सारे सीनियर से ब्यूरोक्रेसी से काम लेने के लिए उन्हें अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। और मेरे ख्याल से हो सकता है उन्हें डिप्टी सीएम की अगर अवधारणा हो तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो कुछ नया फेरबदल जरूर होगा। क्योंकि दो आईएएस, एक और आईएएस नीलकंठ टेकाम जो कि मेरे कोंडागांव क्षेत्र में कलेक्टर थे और बड़े तेज तर राजनेता मतलब के रूप में आए हैं वो, और कलेक्टर के समय भी काफी लोकप्रिय थे वो जनता में, और वही कारण था, उसको देखते हुए ही भाजपा ने उनको टिकट दिया। और वो विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम जो कि जी। बड़ा चेहरा थे, कांग्रेसी कद्दावर नेता थे, उनको हराने में कामयाब रहे। तो ये दो आईएएस हैं, और निश्चित रूप से अगर ये कलेक्ट्री छोड़ के आए हैं तो कुछ बड़ा राजनीति में कुछ बड़े की उम्मीद भी किए होंगे, क्योंकि जनता की सेवा तो कलेक्टर रह के भी की जा सकती है, तो और बड़े व्यापक पैमाने पे अगर सेवा करना चाहते होंगे, क्योंकि भाई एमएलए है तो आप एक अपने क्षेत्र में ही सेवा कर पाएंगे। तो यहाँ जब कलेक्टर थे टेकाम साहब तो दो विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर रहे थे, तो उसके हिसाब से तो सेवा का क्षेत्र उनको कम कम हो रहा है एमएलए होने से, तो बड़ा सेवा का क्षेत्र मिलेगा, तो वो उम्मीद हो सकती है कि ये दो चेहरे हैं। तीसरा एक है कि रमन सिंह जी जब सीएम बने थे तो वो भाजपा अध्यक्ष थे, और भाजपा अध्यक्ष का पद मुझे ख्याल है उस समय, चूंकि ऐसा लगता था अजीत जोगी हर हाल में जीत के आ रहे हैं, तो कोई बड़ा इच्छुक नहीं था, उस कांटों का ताज था। और रमन सिंह उस समय केंद्र में इस्पात राज्य मंत्री थे, और उसी समय रमेश बैस जो वो भी बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, जो अभी गवर्नर रहे हैं, उनसे भी कहा गया कि आप जाए छत्तीसगढ़ में कमान संभाले, सामने चुनाव है। तो रमन सिंह जी तैयार हो गए और रमेश बैस जी नहीं आए केंद्र छोड़ के। फिर चूंकि रमन सिंह जी भाजपा के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसके बाद स्वाभाविक चेहरे थे वो सीएम बने, और कोई ज्यादा खींचातानी उस समय भी नहीं की। तो ये माना जा रहा है कि भाई अरुण साव जो अभी भाजपा अध्यक्ष है, उनका भी नैतिक दावा बनता है। इसके अलावा एक ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है,
वो जो है सबसे ज्यादा समय, अभी 8वीं बार जीते हैं वो। और केवल अपनी सीट जीतने की बात नहीं है, जहां जहां भी उपचुनाव हुए हमेशा कमान बृजमोहन अग्रवाल को दी गई, वो जिता के ले आए। वो भी बहुत लोकप्रिय नेता है, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे किसी का हो। बृजमोहन अग्रवाल निर्विवाद रूप से अपने क्षेत्र के लोकप्रिय और नेता रहे हैं, और जनता भी उनकी छवि बड़ी जबरदस्त है। एक बड़ा वर्ग है उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहता है। हालांकि रमन सिंह के साथ उन्होंने पावर शेयरिंग की और 15 साल साथ में मंत्री रहे, लेकिन खींचतान तो थी। जी जी राय साहब, जी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं जोड़ना चाह रहा था। अभी कुछ समय पहले ही मुझे जानकारी मिली कि जो भाजपा में 15 सालों तक मंत्री या कैबिनेट की अध्यक्ष रही लता उर्सेंडी, जो कि आदिवासी क्षेत्र से जीत के आई है, और महिला भी हैं, आदिवासी भी हैं, और बस्तर से हैं, और आरएसएस के संगठन में उनकी स्वीकार्यता बहुत बड़ी है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार पूरे देश में नई नजीर पेश करने के लिए संभवतः लता उर्सेंडी जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर मुझे मिली है, और ये चूंकि आरएसएस के सूत्रों से मुझे मिली है, तो इसे काफी विश्वसनीय मैं मानता हूँ। ये बड़ी खबर है, और ये अगर होगा तो एक नई इबारत लिखी जाएगी, बस्तर के लिए भी, आदिवासियों के लिए भी, और महिलाओं के लिए भी।